बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तहम पीटीआई अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालफत की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का आज रात मुलाकात के भी इम्कानात है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या आईनी बहरान मजीद पैदा होने जा रहा है? आईनी बहरान तो है, मुस्तकिल चल रहा है और ये किसी न किसी रुख पे जाके ख़त्म होगा। लेकिन मेरा ख्याल है उससे पहले एक बड़ा तसादुम या कोई ना कोई फैसला कौन कोई, यानी आप समझेंगे कोई मार्का होगा, या सारे बैठेंगे या लड़ेंगे आपस में मज़ीद, या कोई फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, या कुछ और ऐसा होगा कि जिसके नतीजे में ये पॉलिटिकल सेटअप जो है ये कोई शक्ल लेगा, जो एक बेढंगा सा जिसने रंग लिया हुआ है और उसके नतीजे में मुल्क में बेचैनी है और जो है वो कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा कि क्या है। ये सिस्टम में मौजूद, इस अरेंजमेंट में मौजूद लोग खुद भी बेचैन है, परेशान है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं करने को, लेकिन ये कर भी रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब, बस ऐसे ही है। मैं इस पर ज़्यादा मैं वक्त अपना नहीं ज़ाया करूँगा, क्योंकि वो अब चैलेंज होगा। एक्ट है वो, आइन के तहत एक तफसीली फैसला आएगा, क्या उसमें जैसे अबान कहते हैं, क्या नहीं कहते, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये फौरी मामला हैं। असल जो बात है ज़रा उस पर आते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान। 3-4 पॉइंट्स अलग अलग इस वक्त मैं उन पर बात करूँगा और फिर देखते हैं कि वो डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो एक शख्सियत का मैं जिक्र करूँगा जिनका नाम था हसन अल बना। हसन अल बना जो है ये, इनका ताल्लुक़ मिस्र से था, ठीक है, और ये मिस्र में मेरे ख्याल से पिछली सदी के आगाज़ में 1904-5 में ये पैदा हुए। और हसन अल बना जो हैं ये एक, आप यूँ समझ लें कि जिन लोगों ने अपनी तालीमात से बहुत ज़्यादा असर डाला, बहुत बड़ी तादाद में दुनिया पे, ये हालिया दौर में, उसमें एक हसन अल बना थे। हसन अल बना जो है ये मुतासिर थे अपने उसी ज़माने में इनका तो 49 में इनको शहीद किया था, लेकिन ये है कि 1935 में जो है वो राशिद रदा जो है उनसे ये उनकी तालीमात से बड़ा मुतासिर थे। ख़ास तौर पर उनका रिसाला निकलता था अलमनार के नाम से, उससे बहुत मुतासिर थे। फिर उनके दरमियान ख़तों किताबत हुई, वो भी, उनका ताल्लुक़ भी इजिप्ट से था। लेकिन ये हसन अल बना जो हैं, इनका मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 1928 में 1928, यानी तकरीबन आज समझें कि आज से कोई 98 साल 96 साल पहले, इन्होंने एक पार्टी कायम की। और वो पार्टी जो है वो यानी 1928 में कायम की और 1930 की दिहाई में सिर्फ मिस्र में ही उसके 5 लाख अरकान थे सरकारी तौर पे, और उस पार्टी का नाम था अख्वानुल मुस्लिमून। अच्छा, यानी आप यूँ समझें कि अच्छा, हसन अल बना जो हैं, फिर ये मैंने आपसे कहा कि जब ये अरब इसराइल जंग हुई 1948 की, तो ये लड़े उसमें, और ये खिलाफत ख़त्म हो गई थी चूँकि 1924 में, 1928 में इन्होंने बनाया। तो ये एक पैन अरबिज़म या पैन इस्लामिज़म, यानी इनकी जो तालीमात हैं वो ज़्यादा अरब से बाहर भी इनकी तालीमात नहीं। अब क्यों गई ये मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो है फिर ये और रशीद रदा जो हैं ये वहाँ पे मिस्र में ही थे, ये उनसे मुतासर हुए, इन्होंने अख्वान की बुनियाद रखी। और फिर जो है वो उस ज़माने में जो शख्सियत एक जो है वो बर सग़ीर में एक और शख्सियत थी, जो कि यानी आप ये नहीं कह सकते कि उनकी तालीमात से बिल्कुल मुतासिर थी, लेकिन मुतासिर थी भी, मतलब काफ़ी आपको
उनका राब्ता भी मिलता है तारीख़ में, और एक दूसरे की वो बड़ी इज़्ज़त भी करते थे। यानी हसन अल बना की मैं बात कर रहा हूँ, एक दूसरे की बड़ी इज़्ज़त भी करते थे, एक दूसरे के साथ बड़ा उनका राब्ता भी रहा। और फिर उन्होंने भी, जैसे ये अख़वानुल मुस्लिमून बुनियादी तौर पे एक ऐसी जमात जो कि आज आप देखें तो आपको हमास, इस्लामी जिहाद, इस तरह ये और बेशुमार और ख़ुद अख़वान भी ज़ाहिर है पोलिटिकल, लेकिन उस ज़माने में ये हुआ कि वो जो शख्सियत बरसग़ीर में थी वो उनका बड़ा राब्ता था पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ़ मुसलमान मुफ़क्किरीन और जो, लेकिन हसन बना से ख़ास उनकी एक राब्ता रहा। और फिर हसन बना के बाद जब वहाँ पे सैयद कुतुब आए, तो सैयद कुतुब जो हैं वो भी अख़वान, और उनके जो है उनको फिर जमाल अब्दुल नासिर के साथ शुरू में तो उनकी बड़ी दोस्ती थी, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, जब बगावत हो गई शाह फारूक के ख़िलाफ़, लेकिन बाद में फिर जमाल अब्दुल नासिर के दौर में उनको फांसी हो गई 6 साथियों समेत। तो यहाँ जो बरसग़ीर भी शख्सियत थी जो कि उनके साथ उनके बड़ा राब्ता रहा, और मुलाकातों का भी बयान होता है, लेकिन ये कि राब्ता बहुत रहा और बड़ी, उन्होंने भी एक जमात कायम की यहाँ पर बरसग़ीर में, और उसका नाम था जमात इस्लामी, और शख्सियत थी सैयद अबुल अला मौदूदी। अब बयान ये होता है कि जी जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो कि मगरबी मीडिया और बहुत ज़्यादा उनमें जो उनके मुफ़क्किरीन हैं और जो लिखते हैं और पढ़ते हैं, वही कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इस्लाम है, मतलब बहुत सारी जमातें तो बनी जो कि मसलक के बुनियाद पे बन गई, या जो हैं वो आप समझें कि कोई एक ख़ास नुक्ते नज़र है तो उसकी बुनियाद पे बन गई, लेकिन जो ओरिजिनल पॉलिटिकल इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि एक वो पूरी थ्योरी पेश की जिन्होंने इस्लाम के हवाले से कि मईशत और ये मईशत का एक प्रोग्राम ऐसा, बहुत से उलमा उनसे इख्तलाफ भी करते रहे, यानी अख़वान से बहुत ज़्यादा मुसलमान उलमा जो है वो उनका इख्तलाफ भी रहा और अभी भी है। इसी तरह से जमात इस्लामी से बहुत बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ़ इस्लामी जमातें हैं उनका इख्तलाफ भी रहा, लेकिन मैं जो पॉइंट यहाँ पे रेस कर रहा हूँ वो ये है कि जो पॉलिटिकल इस्लाम का जब लफ्ज़ आता है मगरबी मीडिया में ख़ास तौर पे, तो बयान होता है कि जिन 3 शख्सियात ने सबसे ज़्यादा असर डाला इस्लामी दुनिया पे, वो हसन अल बना और सैयद कुतुब और सैयद अबुल अला मौदूदी। और आज जब आप 1928 से उसको काउंट करें या 1900, यानी अगर आप राशिद उर रज़ा तक चले जाएं तो वो तो पहले थे ना उनसे, वो तो यानी हसन अल बना के दौर में कुछ रहे, ज़ाहिर 1935 में उनका इंतकाल हुआ तो वो ये उनके तकरीबन 12 साल बाद उनको शहीद किया। लेकिन ये कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर 100 साल पिछले देख लें तो जो एक आपको आज के पूरा जो लैंडस्केप है उसमें जो सबसे ज़्यादा आपको पॉलिटिकल लेवल पे फ़ाल, अब पॉलिटिकल ये मसलक नहीं, मसलक की बात नहीं हो रही बिल्कुल, अच्छा जो बुनियादी तौर पे हसन बना जिनसे मुतासिर थे जिनकी तालीमात से, वो इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, और जो रशीद रज़ा उनके साथ ज़ाहिर है कि उनका मैगज़ीन वगैरह, तो वो भी इमाम अहमद हम्बल और इमाम तैमिया और इमाम अब्दुल वहाब जिनका ताल्लुक जो नजद से। अच्छा, तो अब ये है कि अगर आज का पॉलिटिकल लैंडस्केप देखें तो उसमें एक चीज़ आपको नज़र आएगी, और नज़र आएगी कि आप अगर शुरू करें मिस्र से और गज़ा से तो वहाँ पे हमास है, और फिर उसके बाद अच्छा ये जो अख़वान जो हैं ये इनकी जो कुतुब किताबें हैं या बाकी सारे इनके, तो वो बैक वक्त जो है वो अहले तशी और ऐसे अहले जो सुन्नत वल जमात हैं दोनों को अपनी तरफ वो राग़िब करता है, यानी ऐसा है जो कि मसाल जिसमें वो फ़िरका बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इन पे फतवे भी जारी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं यहाँ बात जो कर रहा हूँ वो कुछ और है। वो ये है कि अगर आप शुरू करें गज़ा से तो वहाँ पर आपको हमास नज़र आती है जो अख़वान है, अख़वान मुस्लिमून से मुतासिर होकर। शेख अहमद यासीन तो बाकायदा रुकन थे अख़वान के, वहाँ से आप शुरू करें और आप बांग्लादेश में आ जाएं जमात इस्लामी तक,
तो आपको आज से 100 साल पहले की जमात इस्लामी, हसन अल-बन्ना के ख्यालात, यानी वो जो पॉलिटिकल इस्लाम जिसके बारे में ये लफ्ज़ जो कॉइन हुआ है ना, पॉलिटिकल इस्लाम, ये बाकी तो जमातें आई ना और आके वो इंतहा पसंदी, अलकायदा और इनको तो काउंट ही नहीं करता मैं। इस्लामी जमातें तो ये किसी तरह से भी नहीं। जो आप कहें ना कि जो प्रॉपर जो आइडियोलॉजी की बेस पे वो ये तो बाकी तो बेशुमार बन गई इस तरह की दहशतगर्द तंजीम, उनको साइड पे करें। उनको तो रखना भी नहीं चाहिए इस्लाम के साथ, लिंक भी नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। या ये है कि कई जो तंजीमें हैं वो ज़ाहिर है कि वो अपने मसलक के ऊपर मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। कोई देवबंद को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जमात अहले हदीस एक है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बरेलवी शख्स और भी। लेकिन मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि जो जमात इस्लामी, अच्छा अब तो एक तो ये जहन में रखें कि जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो फिर वही आज से 100 सवा 100 साल पहले की जो पॉलिटिकल जमातें थीं, इस्लामी नज़रिए, एक ख़ास इस्लामी नज़रिए के साथ वो दोबारा इस ग्लोबल लैंडस्केप पे आपको नज़र आ रही हैं। गज़ा में हमास और अख़वान मुस्लिमून से लेके बांग्लादेश में जमात इस्लामी तक, और ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ये लिटरेचर है, ये पढ़ते हैं, इनके यहाँ एक जमहूरी सेटअप है, अंदर इनके यहाँ चुनाव होता है। मतलब ये एक आप समझ लें कि ये कोई जब कहते हैं ना पाकिस्तान में चुनाव होता है बाकायदा जमात इस्लामी के अमीर का, इसी तरह से बाकी मुल्कों में भी होता है। जमात इस्लामी हिंद जो है वहाँ पर भी होता है। मतलब हर तरफ उनका एक ऐसा ही शुराई निज़ाम या जो भी सिस्टम। तो एक बात तो ये जहन में रखी जाए कि ये पूरा जो सिलसिला है तो इनके आपस में ताल्लुकात, रवाबित, ख्यालात सारे वो जहन में रखें। और फिर ये कि ये पूरे एक सदी तक इन्होंने मुतासर भी किया, और ये आज भी ये ग्लोबल जो लैंडस्केप है उस पर जमात इस्लामी है, हमास है, अख़वान मुस्लिमून है, वही वो सारी वो जमातें जिनको अरब ममालिक ने भी पसंद नहीं किया, जिनको बाकी मुल्कों में भी पसंद नहीं किया गया, उनका कितना वोट है कितना वोट नहीं है, लेकिन वो टेबल पे उन्होंने बैठाया हुआ है। कश्मीर में बहुत फ़ाल रहे जमात इस्लामी, बांग्लादेश में उस वक्त बहुत फ़ाल रही, और अब तो बहुत ही फोर फ्रंट पे हैं। जो हसीना वाजिद वहाँ से उन्होंने दौड़ लगाई है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी ये थ्योरीज हैं, इसको अब यानी आप चाहें तो यानी एक जो जिन लोगों को भी ज्योग्राफी से दिलचस्पी है, आप चाहें तो उनको माने या ना माने, लेकिन बहरहाल ये चूँकि डिस्कस होती हैं। आप चाहें तो मैकिंदर की जो हार्टलैंड थ्योरी है, वो कहता है कि जो हार्टलैंड है जिसने यूरेशिया पे कब्ज़ा किया, उसने पूरी मतलब ये पिछली सदी के जो ज्योग्राफी और उसके हवाले से बात करते थे, तो हार्टलैंड थ्योरी है। और फिर जो है वो एक रिमलैंड थ्योरी है स्पाइकमैन की, जो ये कहते हैं कि जो रिमलैंड यानी जो पेरिफेरल एक जजीर मतलब है कि जो साइड्स पे रहने वाले हैं मुल्क, एक तो है ना हार्टलैंड दरमियान में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जिसने इन पे कर लिया कंट्रोल तो उसने समझे सारी दुनिया पे कर लिया। एक ये थ्योरी, एक थ्योरी रिमलैंड है। रिमलैंड थ्योरी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ, वो कह रहे हैं कि पेरिफेरीज में वो बड़ा स्पाइकमैन जो है ना वो बड़ा खिलाफ था इसके मैकिंदर थ्योरी के ना कि हार्टलैंड क्या चीज़ होती है भाई। ये अच्छा वो उसने कहा कि ये हार्टलैंड है, फिर ये रिमलैंड है, फिर उसके बाद ये पेरिफेरल आइलैंड्स होते हैं। मतलब ये एक थ्योरीज हैं। तो इन थ्योरीज के ऊपर यकीन किसी ने करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे, क्योंकि ये बहरहाल लेकिन ये एग्जिस्ट करती हैं ये थ्योरीज। या फिर वो माहन जो हैं, अब ये देखें ना ये थ्योरीज हैं कि इतना जो है वो हार्टलैंड है, इतना जो है ये पढ़ाई जाती हैं नेवल कॉलेजेस में, पढ़ाई जाती हैं मिलिट्री कॉलेज में भी, जो जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं उनको भी बड़ी बेसिक थ्योरीज हैं। या आप महन की जो ब्लू वाटर तो नहीं, उसकी जो सी पार थ्योरी है उस पर अगर आप यकीन करें तो वो ये कहता है कि जिसने समुद्रों में राज किया उसने दुनिया पे राज कर लिया। पहली थ्योरी है कि जिसने यूरेशिया पे कब्जा कर लिया उसने दुनिया पे कब्जा कर लिया। दूसरी ये है कि जिसने पेरिफेरल यानी उसके साइडों पे कब्जा किया वो दुनिया पे कर गया। तीसरी यह है कि जिसने समुद्रों पे राज किया उसने दुनिया पे राज किया। अब इन तीनों थ्योरीज को जब आप मिलाते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि
बांग्लादेश और बेल्ट एंड रोड और ये सारा जो बेल्ट एंड रोड और उसका मैरीटाइम और फिर आईमैक और ये क्वाड और उधर से वो, मतलब सारा जो खेल आपको समझ में आता है। और बांग्लादेश तो तीनों में फिट होता है, बांग्लादेश तीनों में फिट होता है। पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक तीनों में फिट होता है। अब यूरेशियन थ्योरी के साथ उसको जोड़ लें, आप उसको सी पार के साथ जोड़। अच्छा, इंडिया भी, यानी ये सारे मुल्क जो हैं ये बुनियादी तौर पे इनका ये बड़े, यानी इनकी जो जोग्राफी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बांग्लादेश जो है वो इस वक्त उसकी जोग्राफी, मैं अभी इस पे आता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ है, गजा में क्या होने जा रहा है। 24 घंटे गुजर गए, हमला नहीं हुआ। सिचुएशन रूम के अंदर फटा पड़ गया। उस सिचुएशन रूम में गए बाइडेन, तो वहाँ पे क्या गुजरी तो उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले तो बांग्लादेश पे आ जाए। जो बांग्लादेश है ये इस, यानी अगर इसको मशरिक, मगरिब और शुमाल तीन तरफ इसके भारत है, तीन तरफ भारत है, एक तरफ समंदर है, और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो, अगर आप शुमाल मशरिक में चले जाएं तो वो जो है वो म्यांमार का है। यानी इसके तीन तरफ आप समझ लें कि तकरीबन तीन तरफ इसके भारत है और एक तरफ इसके खलीज बंगाल है, जो बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में 10 बंदरगाहें हैं। बे ऑफ बंगाल जो है ना बहुत बड़ा है, यानी उसकी एक साइड जो है बे ऑफ बंगाल की वो भारत को टच करती है, ठीक है, और मद्रास, चेन्नई, ठीक है ना, कलकत्ता, ये सारा भारत है ना इधर। और फिर दूसरी जो साइड है इसकी, वो आप चले जाएं तो थाईलैंड और ये मलेशिया, और ये मलेशिया तो खैर नहीं, बे ऑफ बंगाल ऊपर ही खत्म हो जाता है, तो हम वो थाईलैंड तक ही रहते हैं बस, ठीक है ना, नीचे तो फिर अंडमान सी और ये बाकी शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें 10 बंदरगाहें, तो 10 बंदरगाहों में से 3 बंदरगाहें जो है वो बांग्लादेश के पास है। ये ध्यान में रखिए, खलीज बंगाल की सिर्फ 3 बंदरगाहें जो बांग्लादेश के पास है। और वो जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है बांग्लादेश। हसीना वाजिद जो हैं उनकी रुखसती जो है एक ऑर्डर का टूटना है, एक हुकूमत का खात्मा नहीं, एक ऑर्डर जो 1971 से कायम था वो टूट गया, ठीक है। मुजीबुर रहमान के मुजस्मों को गिरा के उसके ऊपर स्टूडेंट्स, मतलब एक कहते हैं कि एक ऑर्डर ख़त्म हो गया। मुझे नहीं पता कि खालदा ज़िया रिहा हो गई हैं तो उनका कोई अब रोल होता है कि नहीं होता। ये तकरीबन आप समझें कि खालदा ज़िया जो है ये 2020 में जब बीमार हो गई थी तो ये हाउस घर पे इनको भेज दिया था। 2018 में इनको रेस्ट कर लिया था, चार्जेस वगैरह थे। लेकिन ये है कि असल जो बात है वो ये है कि स्टूडेंट्स हैं सड़कों पे, और स्टूडेंट्स हैं और जमात इस्लामी और बाकी लोग हैं, तो एक ऑर्डर का खात्मा हो गया, ठीक है। अब वो नया ऑर्डर क्या जन्म लेता है, वो कम से कम वो नहीं होगा जो हसीना वाजिद का, उसका बिल्कुल ओपोनेंट होगा कि उसी से तो बेजार होकर निकले लोग। और वहाँ की मईशत के बारे में पता ही आपको ये चलता है, बांग्लादेश की मईशत के बारे में, कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स ये जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर हंगामों में सड़कों पे, कहीं दूर दूर से आपको नज़र आता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा खुशहाल लोग हैं। यानी एक तरह से तो मजाक उड़ाया जा रहा है ना इनका कि ये कोई ये कर रहे हैं, कोई वो उठा के भाग गई चीज़, कोई वो उठा के, लेकिन आपको ये बुनियादी तौर पे अगर आप उन सब स्टूडेंट्स को देखें तो आपको ये लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग नज़र आते हैं। तो आपको लगता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही थी और जहाँ इतने बड़ा जिनका ख़जाना था, इतनी डेवलपमेंट थी। डेवलपमेंट होना कुछ और है, उसके आप फिगर शो करते रहें, पब्लिक को डिलीवर अगर आपने नहीं किया तो ये है बांग्लादेश, ठीक है। और आप यकीन करें कि आप बाहर जब ये खलीजी ममालिक में बाहर कहीं जाएं तो बांग्लादेश के लोग आपको जितने मिलते हैं वो इंतहाई मेहनती होते हैं, इंतहाई मेहनती। लेकिन उनकी सूरत हाल वैसी ही नज़र आती है जैसे कि एक किसी और मुल्क में जो मेहनत करने वाले गरीब और अपने मुल्कों में अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे होते आए होते हैं, वो वहाँ पर कोई अयाशियाँ नहीं कर रहे होते। इवन हमारे हुक्मरानों की तरह अयाशियाँ नहीं कर रहे होते, उनकी एलिट क्लास अयाशियाँ नहीं कर रही होती। वो आपको लगेगा कि कोई बहुत डेवलप्ड नहीं है मुल्क, पढ़े लिखे लोग, मेहनती लोग, सब कुछ। लेकिन जो एक पेश किया जाता है ना कि ओ हो उनकी इकॉनमी, तो वो भी भरम ख़त्म हुआ कि वहाँ पर इकॉनमी की भी ज़रूरत है और वहाँ पर खड़ा करना है, और लोग बेचैन हैं। और साथ ही वो निकले और बाहर स्टूडेंट्स ने उसको जो है वो लीड किया सारा। दूसरी बात ये ज़ाहिर होती है। तीसरी जो बात है वो ये है कि
जो मैंने कल भी बात की थी और मैं दोबारा आज कह रहा हूँ कि एक तो हसीना वाजिद का अब क्या करना है, ये ऑर्डर ख़त्म हो गया तो अब हसीना वाजिद को क्या करना है। इंडिया हसीना वाजिद को रखता है कि हसीना वाजिद को कहता है कि आप जाएं, क्योंकि हसीना वाजिद ने अपनी, एक तो सुप्रीम कोर्ट बार ने मुतालबा कर दिया कि हमारे हवाले किया जाए, उनको भी और उनकी बहन को भी ये गिरफ्तार करके हमारे हवाले किया जाए और मुकदमा चलाए जाएंगे बांग्लादेश में, ठीक है। ये भारत से मुतालबा करती है, तो भारत अब एक उसमें है इस वक्त वो क्या फ़ैसला करता है। लेकिन साथ ही जो बरतानिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कोई खुशगवार स्टेटमेंट नहीं है भारत के लिए या हसीना वाजिद के लिए। उन्होंने बरतानिया ने ये मुतालबा किया है कि जो पिछले 2 हफ्तों के दौरान कत्ल गारत हुई है बांग्लादेश में, अक़वाम मुत्तहिदा उसकी तहकीकात करे। ये उनके फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से, डेविड लैमी की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। और अब इस स्टेटमेंट के आने के बाद ये मैं 15th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, सिचुएशन इन बांग्लादेश फॉरेन सेक्रेटरी स्टेटमेंट। अब फॉरेन सेक्रेटरी ये कह रहे हैं ब्रिटेन के कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान जो कत्लेआम हुआ है, 15th स्लाइड, ठीक है। लास्ट 2 वीक्स, डेविड लैमे, लास्ट 2 वीक्स बांग्लादेश में लॉस ऑफ लाइफ ये हुआ, ऑल साइड नीड टू वर्क टुगेदर, ये सारा वायलेंस के लिए पीपल ऑफ बांग्लादेश डिजर्व करते हैं सारा। यूके वांट्स टू सी एन एक्शन टेकन टू इंश्योर बांग्लादेश पीसफुल। लेकिन साथ ही ये यूएन से मुतालबा कर रहे हैं कि वहाँ पर तहकीक, ये जो 3rd पॉइंट है, द पीपल ऑफ बांग्लादेश डिजर्व फुल एंड इंडिपेंडेंट यूएन लेड इन्वेस्टिगेशन इनटू इवेंट्स ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स। अब इसमें कौन गया? हसीना वाजिद गई। अब हसीना वाजिद बैठी हैं भारत में और वो सोच, एक खबर आ रही है कि उनका अमेरिका का वीज़ा भी ख़त्म हो गया, फिर एक खबर आ रही है कि वो शायद फिनलैंड निकल जाएं, एक खबर आ रही है कि शायद वो किसी खलीजी मुल्क चले जाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत उन्हें रखेगा या निकाल देगा। उन्होंने भारत के लिए बहुत सर्व किया है और भारत की वो बहुत अच्छी, यानी आप देखें ना, ये अगर आप चले जाएं अगरतला से और शुरू करें, और तो ये जो है ये पुराने ताल्लुकात उनके रहे हैं और वो कहती भी रही हमेशा। और जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो जाके वहाँ पे ये कहा था बाकायदा, उनका जो दौरा था वो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की थी। और मैं सिर्फ उसको याद दिला दूँ, उन्होंने ये 9th स्लाइड अगर दिखाएं, उन्होंने कहा था कि मैं जेल गया बांग्लादेश की फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए मैं जेल भी गया था। इसके ऊपर भी फटा शुरू हो गया कि वो मोदी के अभी जेल गए थे नहीं गए थे, बहरहाल वो उन्होंने बयान ज़रूर दिया बांग्लादेश के दौरे में। फिर उन्होंने जो है वो ये भी बयान दिया उन्होंने कि जो है वो अच्छा बहुत सारी डेथ्स भी हो गई वहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद जो 2021 में जो दौरा था उसमें ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक और बयान बड़ा अच्छा था जो उन्होंने जो वहाँ पे दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी की कंट्रीब्यूशन को उन्होंने बहुत ज़्यादा, एक तो मुजीबुर रहमान की जो लीडरशिप थी, ये 11th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ। साथ ही उन्होंने भारतीय फ़ौज को भी खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में जो है वो काफ़ी काम किया। अच्छा, अब ये एक अजीब तस्वुर हो गया। ये तो बहुत 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 तवील प्रोजेक्ट था ना। यानी अब जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना, दलाई लामा क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है दलाई लामा का? अगला दलाई लामा कौन होगा? चीन में पैदा होगा, इधर कहीं यहाँ पे रहेगा, तो क्या होगा? सीई का प्रोजेक्ट था 50 की दहाई में, तो अगला दलाई लामा को क्या करना है? अब दलाई लामा पता नहीं किधर है, अमेरिका में इलाज विलाज करो। अगला दलाई लामा जो पैदा होगा, छोटा बच्चा, उसे क्या करेगा? इंडिया रखेगा, नहीं रखेगा, क्या होगा? तो ये भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था। ऑर्डर गिर गया पूरा हसीना वाजिद। अच्छा, अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो ये है कि ये देखें, मैं 2 मिनट और लूँगा, फिर उसके बाद मैं या वक्फा ले लें, फिर उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी कोसा जा रहा है जी, और कोसना थोड़ा सा बनता भी है। वैसे मैंने कहा हर कहीं वो अब मेरा नाम आएगा नाम के साथ वो कहीं ना कहीं जिक्र, क्योंकि वो जो है अभी तक ये कन्फ्यूजन है कि अमेरिका ने किया है, ये खुद हुआ है, मतलब बहुत से लोगों से मेरी बात, ये खुद हुआ है, ऑर्गेनिक था, या ये चाइना ने करवाया है, CIA ने करवाया है। अच्छा, जिस किसी ने भी करवाया है उसके पीछे पाकिस्तान जरूर है। मुझे लगता है चाइना के पीछे भी पाकिस्तान, स्टूडेंट के पीछे भी पाकिस्तान, उधर भी है, इधर भी है, दाएं भी। लेकिन एक और कहानी चल रही है जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करें। एक नई रियासत, आप जरा वक्फा लें, उसके बाद बात करें। जी, नाज़रीन वापस आते हैं। और ये वो अमेरिकन थ्योरी नहीं मैं बात कर रहा, जो
वो जो डोनालू और विक्टोरिया न्यूलैंड गई थी, वो थ्योरी जो थी ना वो क्रिश्चियन स्टेट, उससे हट के एक और कहानी भी है जी। जी, अभी साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोफेसर, जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान ये जो मुज़ाकरात हैं ये हो जाएंगे? कुछ ना कुछ इसका नतीजा निकलेगा, क्योंकि शदीद दबाव है कि ये जो IPPs हैं इनके माहदे को ख़त्म किया जाए, और ये भी इसमें कुछ ना कुछ होगा। वो मोहम्मद अली साहब जिन्होंने वो रिपोर्ट तैयार की थी IPPs के हवाले से, वो मुशीर के तौर पे आ गए हैं, एडवाइज़र के तौर पे। तो अब वो जो हैं वो मेरे ख्याल से अवैस लगारी साहब से ज़्यादा उनकी एक तरह से होगी। अवैस लगारी साहब उनके नीचे होंगे ग़ालिबन, क्योंकि वो उनकी राय बिल्कुल अलग है इनसे, ठीक है ना। तो वो लेकिन अब वो शहबाज शरीफ साहब के साथ वो आ गए हैं, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अपने आप को सर्ट करेंगे। जो उनके ख़यालात हैं IPPs के हवाले से, वो बड़े अवाम दोस्त ख़यालात हैं उनके। मैं जो बात ये कह रहा था कि ये बांग्लादेश के ऊपर अभी तो चलेगा मामला, और ये देखते हैं कि क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें आ गई ना। एक तो इसमें ये जब खलीज बंगाल का जिक्र आ गया, तो इसमें फिर यानी इंडियन ओशन जो है, ये बे ऑफ बंगाल जो है ना, साउथ चाइना सी के बाद अगर कोई इंडियन ओशन में कोई बहुत ज़्यादा किसी स्ट्रेटेजिक वैल्यू के मलाका के डलामा डिस्कस होता था या और बाकी चीज़ें, तो वो ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल साउथ चाइना सी के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की है। और बे ऑफ बंगाल में एक सेंट मार्टिन आइलैंड, वो जिसके बारे में हसीना वाजिद कहती हैं, अमेरिकन कहते हैं कि वहाँ पे वो सेंट मार्टिन आइलैंड की अपनी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू, छोटा सा आइलैंड है 3 मुरब्बा किलोमीटर, लेकिन वो म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान तनाज़े बना हुआ है। और लेकिन यह है कि वो बांग्लादेश ज़्यादा उसके ऊपर जो है अपने आप को सर्ट करता है। तो वो था कि अमेरिकन ने कहा भेज दे दो, ये दे दो, वो दे दो। दूसरे तो ये अभी वहाँ पे हंगामे चल रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो हैं, उनको गालिबन 3 बजे तक का टाइम दिया था तालिबान ने कि असेंबली डिज़ोल्व की जाए। असेंबली डिज़ोल्व हो गई उस वक्त तक, सदर ने असेंबली डिज़ोल्व कर दी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो हैं, जिनको नोबल इनाम मिला था और जिन्होंने माइक्रो इकॉनमी और मैक्रो इकॉनमी और इस पर सारा काम किया, 174 मुकदमात उन पर हसीना वाजिद ने कायम कर दिए थे। 174 मुकदमात, और इनको अच्छा खासा मतलब होता है ना कि इनको बैंक से, इन्होंने जो बैंक बनाया था उससे भी इनको निकाल दिया और इनको बहुत तंग किया। तो वो बहरहाल जो है वो अब वो उन्होंने रजामंदी भी जाहिर की है, और बड़ा उनका एक आलमी सतह पे उनका नाम है। वो अबूरी सेटअप के अंदर, और बाकी टीम अभी देखते हैं कौन सी आती है, किस तरह से होता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है इसकी, ये बांग्लादेश के अंदर एक तो ऑर्डर ख़त्म हो गया। दूसरा ये है कि कल हमने बात की थी वो तीसरा, वो जो बेसन पानी और वो सारे मामला, ये ज़हन में रखें कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर का फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि 3 तरफ से घेरा, 3 तरफ जो है वो अगर नक्शा देखें तो 3 तरफ जो है वो भारत है, और भारत की वो तमाम रियासतें जहाँ पे जो है वो एक तवील अरसे से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और यकीनन इंडिया में भी डिस्कस बहुत हो रहा होगा, और यकीनन उनका ये और वो मणिपुर। अब ये मणिपुर, आसाम, ठीक है, ये मगरबी बंगाल, ये बीच में ग्रे कलर का बांग्लादेश है, ये ज़हन में रखें। ग्रे कलर का बांग्लादेश है दरमियान में, और जो ये ऑरेंज सा है ये जो है ये मेनलैंड इंडिया है, और जो येलो है वो है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, और दरमियान में वो पतला सा सिलीगुड़ी चिकन नेक, और 7 रियासतें उधर हैं, 7 सिस्टर्स। और अब बांग्लादेश देखें कैसे बीच में बिल्कुल बांग्लादेश, और वो छोटा सा म्यांमार, अगर आप देखें ग्रे कलर के बांग्लादेश को, नीचे बिल्कुल म्यांमार का बॉर्डर टच कर रहा है, वरना पूरा का पूरा इंडिया है, चारों तरफ इंडिया, सिर्फ थोड़ा सा म्यांमार है और बाकी नीचे पानी आ जाता है। तो अब इसमें जो है ये एक सबसे ज़्यादा जो हिट हुआ है एक प्रोजेक्ट, वो हुआ है बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल कॉरिडोर। अच्छा, ये तो बिल्कुल फारिग हो गया। ये इसकी जब मैंने आपको कहा ना कि कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इसको किसी भी थ्योरी के तहत लें, कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज भी देखें ना आप, नहर सुएज और शिपिंग लेन्स, और ये जो समंदर का सी पार का था, ये तो उस ज़माने से, जब आप समझ लें ना कि इंडिया में जो कॉलोनियल पावर्स आई हैं, तो ये घोड़ों पे बैठ के तो नहीं आई या ऊँटों पे बैठ के, ये तो समुद्री रास्ते से आई हैं। चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या पुर्तगाल हो या जो भी हो, तो वो तो सारे समुद्री रास्तों से आते थे। तो समंदर की अपनी इंपॉर्टेंट, इसलिए वो कलकत्ता, ढाका, ये बंदरगाहें इसीलिए यहाँ पे
ठीक है ना, यहीं पे लड़ाइयाँ भी हुई, शेर बंगाल यहाँ पे, मतलब है कि सारा जो ज़माने में। अच्छा, अब इशू जो है वो ये है कि एक तो ये कॉरिडोर फारिग हुआ सबसे पहले। अच्छा, ये वो है जो कि इन्वेस्टमेंट्स थी और जिनको पैरेलल कनेक्टिविटी के हवाले से ना, ये देखें, ये 3 तो बंदरगाहें हैं ना, ये तो हमने जिक्र कर दिया इस पे, ठीक है ना, कि पैरा, मंगोला, ये 10 में से 3 बंदरगाहें यहाँ पे हैं, बाकी जो हैं वो साइडों पे है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ से कनेक्टिविटी इंडिया की लॉन्ग टर्म, आपको कुछ सोच भी नहीं सकता ना कि हसीना वाजिद जाएं और हसीना वाजिद की जगह एक ऐसा सिस्टम आ जाए जो जिसमें जो भी हो वो हसीना वाजिद के खिलाफ होगा, क्योंकि मूवमेंट ऐसी है। फिर बड़ी तादाद में वहाँ से लोगों का इन्फ्लक्स भी होगा। फिर यहाँ मणिपुर और ये सारे डिस्टेबलाइज होंगे, नहीं होने चाहिए, होंगे, ऑलरेडी शुरू हो, पहले से कई सालों से चल रहा है मामला। और मैं बड़ा हैरान भी होता था कि ये क्यों तवज्जो नहीं दे रहे उस तरफ, इनके पास तो रियल टाइम इंटेल होनी चाहिए थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हसीना वाजिद को क्या करना है, क्योंकि देखें, दोस्तों के साथ दोस्तों को डम करने का या तो तारीख रही है हमेशा अमेरिका की, शायरान, अमेरिका से इधर, इधर से इधर से इधर से। अच्छा, वही किधर है आज किसी को नहीं पता। और बहुत से लोग अमेरिका डंप करने का तो मास्टर है। सद्दाम हुसैन अमेरिका के बड़े क्लोज। लेकिन इंडिया का ये बड़ा दूसरा इम्तिहान है, दूसरा इम्तिहान मेरा ख्याल है, क्योंकि यह शायद तीसरा लगा लें आप, लेकिन दूसरा वो ये है कि अपने मेहमानों के साथ अच्छा नहीं किया, या वो लोग जो वफादार रहे उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। और मैं यहाँ पे याद दिलाता हूँ नजीबुल्लाह, जो कि अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर थे। और नजीबुल्लाह जो हैं वो उनको 1996 में अक़वाम मुत्तहिदा के कॉरिडोर जो उनका कंपाउंड था, वहाँ से उनको तालिबान एंटर हुए, वहाँ से उनको उनके भाई के साथ जो है वो कत्ल किया और उसके बाद उनकी लाश की बेहुरमती की। लेकिन नजीबुल्लाह कई सालों तक वहाँ पे रहे। और नजीबुल्लाह जो हैं वो, मैं यहाँ पे सिर्फ वाशिंगटन पोस्ट उस ज़माने का कोट करना चाह रहा हूँ कि नजीबुल्लाह कहते रहे कि मुझे पनाह दे, मुझे बचाए इंडिया। और ये मैं 5th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, वाशिंगटन पोस्ट। इंडिया ने जो है नजीबुल्लाह को जब रोल दिया था वाशिंगटन में, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मैं बड़ी इज़्ज़त के साथ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और बड़ा बड़ा जुल्म हुआ था, ये बड़ी अजीब तारीख़ है अफ़गानिस्तान की। तो नजीबुल्लाह जो हैं वो एयरपोर्ट जा रहे थे, तो एयरपोर्ट जाते जाते उनके जो सबसे करीबी दोस्त थे, जो उन्होंने उनको एयरपोर्ट जाने से भी रोक दिया, और वो थे अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद रशीद दोस्तम के साथ मिल गए। बड़ी एक खूनी तारीख़ है अफ़गानिस्तान की। और फिर नजीबुल्लाह ने ये कहा कि मुझे इंडियन एम्बेसी में पनाह दे दी जाए, मुझे निकाला जाए वहाँ से। तो इंडिया उसमें रह गया कि नहीं, वहाँ जो लोग मौजूद हैं, अहमद शाह मसूद नाराज़ ना हो जाएँ, तो दोस्तम नाराज़ ना हो जाएँ, तो हिकमत यार नाराज़ ना हो, नजीबुल्लाह के चक्कर में। और वो यानी तालिबान तो अचानक उसी दौर में आए थे ना, उन्होंने मार दिया नजीबुल्लाह को। ये अपने बंदे को बचाने में नाकाम हो गए। हालिया तारीख में अमरुल्लाह सालेह के ऊपर मुकम्मल हाथ रखा हुआ था इंडियंस ने। अच्छा था, रखा हुआ था हाथ, अच्छा था। तो फिर जब उसने कहा था कि मैंने एग्जाइल गवर्नमेंट बनानी है, तो बना देनी चाहिए थी ना, बना देनी चाहिए थी, नहीं दे। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फिर आप वो ना करें कि जो कि किसिंजर ने कहा था कि हमारा दोस्त बनना ज़्यादा बुरा है। अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि मैंने एग्जाइल गवर्नमेंट बनानी है, उसने अनाउंस भी कर दिया। नजीबुल्लाह, इन्होंने कहा नया कौन सा बंदा है, उसे बात करते हैं। नजीबुल्लाह उधर जान से चले गए। अब अमरुल्लाह सालेह, अब हसीना वाजिद, ओ भाई आपने हसीना वाजिद को अगर रखा है, अब अमेरिका ने उन वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अब कह रहे हैं अमेरिका पीछे है गिराने के, फिर कह चाइना पीछे है, मगर अच्छा जो कोई भी है, पाकिस्तान तो ज़रूर है। अच्छा, पाकिस्तान के अपने रोले पे अंदर देख रहे हैं क्या हमारे हालात हैं इस वक्त, हम मतलब है क्या। अब इशू ये है कि वो अब हसीना वाजिद का क्या करें। हसीना वाजिद को आप उठा के बाहर फेंक दें और ये कहें कि अच्छा वो जो नए लोग आ गए हैं यार, उनसे ज़रा बातचीत शुरू करते हैं, देखते हैं खालदा से हैं कि जमात इस्लामी हैं कि यार वहाँ पे जो हैं वो जनरल साहब जो आए हैं, जो कि पीछे लग रहा है कि अबूरी सेटअप के पीछे हैं, या डॉक्टर यूनुस से ज़रा रब्ता करते हैं, उनसे सलाम दुआ करते हैं, और यार हसीना वाजिद को निकालो यहाँ से, शायरान वाला।
या वो हिस्ट्री करते हैं, या आप इस वक्त में जब हसीना वाजिद, ये नहीं, मैंने कहा ना उस प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इंडिया कहे कि हम कौन दलाई लामा दलाई लामा का जहाज ही ना लैंड होने दें वापस कि भाई कौन दलाई लामा, हम तो नहीं जानते, वायर ही रखो भाई। अच्छा, अब मसला ये है कि तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बैनुल अक़वामी सियासत जब कर रहे हैं और आप किसी एक हुक्मरान पे हाथ रख देते हैं कि ये मेरा है, ठीक है, मतलब ऐसा बढ़ को जो भी हो जाए, तो फिर आप ये नहीं करते। फिर अच्छा, क्या हसीना वाजिद को रख सकते हैं? बांग्लादेश कह रहा है कि हमारे वाले करो, बरतानिया कह रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाओ, अमेरिका कहेगा सर वो हाथी के पाँव में सबको, अमेरिका कहेगा, चाइना, तो जब उनको तो पता ही नहीं कौन हसीना वाजिद, वो तो इकोनॉमिकली देख रहे हैं ना, चाइना तो इकोनॉमिकली देख रहा है, बेल्ट एंड रोड उनका चल रहा है, चलता रहेगा। म्यांमार, अच्छा फिर एक गोल्डन ट्रायंगल भी है यहाँ, एक गोल्डन ट्रायंगल भी है, एक म्यांमार है, ये हम इसके एंगल्स लेंगे ना, ये तो जमात इस्लामी को आप देखें कहाँ से कहाँ तक, एक गोल्डन ट्रायंगल भी है जहाँ पर वो दुनिया भर का, जब से ये अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं तो यहाँ और तो बड़े मसाइल हैं, हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, पाकिस्तान के लिए, लेकिन यहाँ से वो अफ्यून वगैरह ख़त्म हो गई ना, तो वो फिर शिफ्ट हो गया उधर गोल्डन ट्रायंगल, वो सारी दुनिया की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अफ्यून, ये पहले वो जो है ना 80 की दहाई में तालिबान के आने से पहले ये गोल्डन ट्रायंगल बड़ा चलता था पूरी दुनिया में, थाईलैंड का कुछ इलाका और ये दाएं बाएं, वो दुनिया भर के उधर अफीम ची और ये और वो और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और क्रिमिनल गैंग, वो सारे उधर वो एक्टिव होगा। म्यांमार से इन्फ्लक्स, मणिपुर, मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि ये कौन सी रियासत वाली, अच्छा एक तो ये ज़रा होल्ड हो गई है अभी आज, क्योंकि सिचुएशन रूम में उन्होंने कहा है कि शायद अभी नहीं हमला करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उस पर टाइम मिलता है तो अभी आता हूँ, लेकिन अभी वो रुका हुआ है, यानी जो ईरान ने सरप्राइज़ देना है और हिजबुल्लाह ने, और दोनों एक साथ देंगे, ये ब्रीफिंग दी गई है कल। और टिम वॉल्स जो 60 साल के हैं, उनको जो है वो नायब सदर अपना नॉमिनेट कर दिए कैमिला हैरिस ने, वो उनसे 1 साल बड़े हैं, स्कूल टीचर रहे हैं, उनको वो नायब सदर होंगे। लेकिन मैं जो बात वहाँ पे इसकी मैं मुकम्मल करूँ, वक्त कम है, लेकिन मैं सिर्फ एक हिस्टोरिकली बात कह दूँ, एक वहाँ पे मूवमेंट ये चल रही है, एक तो ये चल रही है ना कि जुगाम, वो जो जूमी और चिन और वो सारी जो क्रिश्चियन स्टेट, वो जो बात हसीना वाजिद और विक्टोरिया न्यूलैंड और डोनाल्ड लू, बेचारा वो तो हर जगह, हर जहाँ पर कोई मसला है डोनाल्ड लू फंसा हुआ है बीच में। लेकिन उससे हट के एक और मूव चल रही है, और मूव ये चल रही है कि बंगाल दोबारा कायम कर दिया जाए। बंगाल, ये बंगाल 1905 तक एक था, ये बंगाल को तकसीम कर दिया गया था इसलिए कि ये भारत का सबसे बड़ा सूबा था। ये मशरकी और मगरबी बंगाल जो है, ये 1905 में जो वायसराय थे उन्होंने तकसीम कर दिया, तो इतने हंगामे हुए थे कि फिर उसके बाद उन्होंने, शाह जॉर्ज ने आके दिल्ली दरबार में उसको दोबारा किया, मगर फिर वो उस पर बात नहीं बनी, उन्होंने कहा कोई, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये मशरक, उन्होंने कहा यहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, लोगों ने नहीं माना, और ये 1905 में गया, 1906 में मुस्लिम लीग बन गई थी। तो ये एक ये भी है कि बंगाल को इकट्ठा कर दिया जाए। जेल में रखें कि आसाम और उड़ीसा और कुछ रियासतें ऊपर की वो बंगाल का हिस्सा थी, तो ये भी बात चल रही है। और आज इंडियन एक्सप्रेस का एक सिर मजमून है जिसने मुझे आज इस तरफ जो मेरा जहन लेके गया है, और वो जो है वो अगर हम यहाँ पे दिखा सकें, वो जो है वो ये है कि 30th स्लाइड, बंगाल एंड बांग्लादेश आर बाउंड टुगेदर बाय मोर देन जस्ट लैंग्वेज। अच्छा, अब उसमें जो है वो इसमें थ्योरी ये है कि भाई जो बंगाल है, भाई बंगाल तो एक ही है ना, जो मगरबी बंगाल है, दूसरा बंगाल कौन सा है? एक तो बांग्लादेश है, दूसरा बंगाल है। वो कह रहे हैं उनका कल्चर एक है और ये एक है। उधर ममता बनर्जी, उधर उनको बीजेपी से इश्यूज, इधर ये इश्यूज, उधर वो मणिपुर, ये थ्योरी घूम रही है। मैंने इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद जरा कॉलिंग घुमाई 2-4, मैंने कहा कि ये थ्योरी भी, उन्होंने कहा ये हो जाए तो कितना अच्छा, हमारा तो कल्चर भी एक, हमारी चीज़ें भी एक, और कोई रविंद्रनाथ टैगोर से लेके और कलकत्ता और ये अगर इकट्ठे हो जाए तो गोरे बीच में लकीर खींच के चले गए थे, वरना तो हम सारे एक हैं। तो ये बंगाल की भी थ्योरी चली गई, इंडिपेंडेंट बंगाल हो जाए, और साथ ही उन रियासतों को भी ले लें अंदर, जिनको अलग बना के, वो जो जुगम, रिपब्लिक ऑफ जुगम की बात होगी ना, कि वो जूमी और कुकीज़ और कुकी लैंड और वो सारे इधर आ जाएं और ये इंडिपेंडेंट रियासत अलग से बन जाए। ठीक है, क्योंकि कल्चर ये बहुत पॉपुलेटेड एरियाज हैं, बहुत पॉपुलेटेड। एक ये थ्योरी भी चल रही है।
लेकिन जो भी थ्योरी चल रही है, इशू ये है कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी ख़त्म हो गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो हो गई थी एक्ट ईस्ट। वो एक्ट ईस्ट तो कहीं अजीब व गरीब सूरत हाल बन गई उसकी। और बहुत सारे जैसे क्वाड, आईमैक, अब देखें ना, एक तो फौरी तौर पे ये सिर्फ अगर मैं मैप दिखाऊं, ये अगर हम दिखा सकें अगर 2 मिनट हो, लेकिन इंडिया के ताल्लुकात, ये सारे इंडिया के अलाइंसेज हैं, ये अगर हम दिखा सकें, ये जो स्लाइड है, इसमें सार्क को आप देखें, फिर आप इसमें बिम्स्टेक को देखें, फिर आप रीजनल आसियान को देखें, फिर MGC को देखें। ये बड़ा अच्छा चार्ट है। तो आप मुझे बताएं कि कौन सा मुल्क कहाँ पे है इस वक्त, कहाँ पे, कौन सा? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अब देखें तो ब्रुनाई, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, उधर रास्ता कट गया। अब आप देखें ना, ये मतलब अलाइंसेस, आप एक खत्ते में अलाइंसेस में होते हैं ना, मुख्तलिफ अलाइंसेस में होते हैं। तो ये अजीब किस्म की सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त जियो पोलिटिकली। और सबसे पहले मैंने बात की कि हसीना वाजिद तो क्या करेंगे। उनका अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया, बरतानिया ने कह देगी। आप मुझे बताएं कि वो कहाँ पे, पाकिस्तान बुला लें, जमात हाफिज नहीं तो अब बात करके क्या करें, हसीना वाजिद तो क्या करेंगे। देखिए ना, इंडिया ने, अच्छा मुजाहरे हो रहे हैं, पब्लिक निकली हुई है, वहाँ पर गज़ा में हमले रोके, कुछ शहादतें हुई हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन को ये, एक तो वो पता नहीं, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने आधी दुनिया को फ़ोन कर दिया था 24 से 48 घंटे में, इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत था, अभी तो ये सरप्राइज़ दिया दोबारा हिजबुल्लाह और ईरान ने कि वो पूरी दुनिया में खबर फैलाई कि अटैक करना है, वो अटैक नहीं हुआ, बल्कि अल-असद एयरबेस पे, इराक की एयरबेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एयरबेस, 2500 फौज है अमेरिका की इराक में, ये ध्यान में रखें, 900 सीरिया में, वहाँ पर हिट हुआ, कुछ लोग जख्मी हुए, लेकिन अब वो प्रॉपर वेव का इंतजार हो रहा है कि वेव कब आएगी। उसके बारे में सिचुएशन रूम में जो प्रेसिडेंट बाइडेन को बताया है वो ये बताया गया, पता नहीं किस हद तक ठीक है इंटेलिजेंस। उन्होंने एक तो काम में टाइम नहीं पता, ये उन्होंने ब्लफ किया ईरान ने, और दूसरा ये कि जब भी होगा एक साथ होगा। अब डिप्लोमेट्स एक्टिव हैं दरमियान में कि ये महदूद हो, बहुत ज़्यादा ना हो, बंकर तैयार हो गए यरूशलेम के नीचे, एक वो पुराना है, जब 2006 से तैयार हुआ था, वहाँ पर नेतन्याहू, उनकी फैमिली, बाकी कि कोई मतलब वहाँ पे सारे चले जाएंगे और वहाँ से कंट्रोल करेंगे। तो लेकिन ये है कि वो सरप्राइज़ हिजबुल्लाह और ईरान ने किसी को देना है, और साथ ही हुतीज़ भी देंगे और सारे बाकी लोग भी देंगे। ये पूरी कोशिश हो रही है कि एक बड़ी रीजनल वॉर ना बन जाए, बाकी मुल्क इसमें सकिन ना हो जाए, जो भी कुछ होना है वो एक दफ़ा हो जाए और फिर वो रीजनल वॉर ना बने, यानी खत्ते की जंग ना बन जाए। पता चला इराक भी आ गया तो सीरिया भी आ गया तो ये हुतीज़, यमन भी आ गया तो सारे, लेकिन इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और ख़ास तौर पे तब जबकि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि कोशिश करें ईरान से, जो आयतुल्ला खामेनी के नाम जो ख़त भेजा है उन्होंने अपने वज़ीर दिफ़ा किया, उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि सिविलियंस उसमें हिट ना हो। लेकिन साथ ही जो अमेरिकन मीडिया वो कह रहा है कि बड़े पैमाने पे जो मिसाइल्स और ये सारी चीज़ें भी ईरान जो है और हिजबुल्लाह और उनके पास जा रही हैं रशिया से। तो ये एक महाज ये खुल गया है, लेकिन पूरी दुनिया अब, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए, ये जो बांग्लादेश में और साथ उसका इंडिया पे इम्पैक्ट होगा, वो बॉर्डर, मैंने कहा ना, वो एक ऐसा वो अजीब बॉर्डर है, मतलब वो बॉर्डर जो है बांग्लादेश, मतलब इधर इधर दाएं बाएं वो सारी वो रियासतें जहाँ पे कंट्रोल नहीं है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उस तरफ, फिर म्यांमार, फिर वो मतलब एक अजीब, एक होता है ना कि भाई उत्तर प्रदेश के साथ है कोई इधर, फिर वेस्ट बंगाल साथ है, फिर वो मतलब वो देखते हैं कि ये कैसे उससे प्राइम मिनिस्टर मोदी कैसे निकलते हैं इस पूरे क्राइसिस से। लेकिन मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर तवील उल मुद्दती, तो कुछ 60 की दहाई से शुरू हुआ वो 2024 में आके 5 अगस्त के दिन, वो दिन जिस दिन आर्टिकल 370, उस दिन मुजीबुर रहमान के मुजस्मों पे उनके अवाम जूते मार रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।